देख रहा है नितेश, ये महारानी कितनी कामचोर हो गई है। अभी तक अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। हम यहाँ भूखे बैठे हैं, मगर ये महारानी जी है कि न जाने क्या कर रही है। अब तक अपने कमरे में। नितेश की माँ और पूजा की सासू माँ सुधा जी मुंह बनाते हुए बेटे नितेश से बोली, माँ लगता है आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। रात भी वो ठीक से सोई नहीं, पूरी रात कर्राते रही। बस रहने दे, सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। जा उससे जाकर बोल कि माँ को और मुझे भूख लगी है, जल्दी आकर नाश्ता बना दे। ठीक है माँ, मैं पूजा को बोलता हूँ। माँ को यह बोलकर नितेश अपने कमरे में जाकर पूजा को बोलता है, पूजा क्या बात है, आज तुम्हें उठना नहीं है क्या? टाइम देखा है तुमने कि क्या हो रहा है? चलो जल्दी उठकर नहा धोकर माँ के और मेरे लिए नाश्ता बना दो। नितेश जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कोशिश की थी उठने की, पर मुझसे नहीं उठा गया। चक्कर आ गया, मेरे पूरे बदन में दर्द है। पूजा, उठोगी तो ठीक हो जाओगी, यूँ बिस्तर पर पड़े पड़े तो तबीयत और बिगड़ेगी, और उससे ज़्यादा माँ बिगड़ेगी। तुम जानती हो ना माँ को, उन्हें काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज तो घर की साफ सफाई भी अभी तक नहीं हुई है। माँ नाराज़ हो रही है कि सुबह के 8 बज गए हैं और घर बासी पड़ा है, अब तक घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। मैं क्या करूँ नितेश, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझसे नहीं उठा जा रहा है। पूजा ने धीमी आवाज़ में कहा, देखो पूजा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो और माँ जाने। मैं तो ऑफिस के कैंटीन में खा लूँगा कुछ, मगर माँ को भी तो खाना चाहिए ना। माँ के लिए तो तुम्हें खाना बनाना ही होगा। बेचारी पूजा को तबीयत खराब में भी बिस्तर से उठना ही पड़ा, क्योंकि सासू माँ के लिए खाना जो बनाना होगा, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उठकर पूजा रसोई घर की ओर चल दी और नितेश बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। पूजा को तेज बुखार था और तेज बुखार में भी उसे बिस्तर पर लेटने की या आराम करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उसे तो तेज बुखार में भी सासू माँ और पति देव के लिए भोजन बनाना था। रसोई घर की ओर जाते हुए पूजा को माँ की और मायके की बहुत याद आ रही थी। मायके में जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो माँ उसे बिस्तर से हिलने तक नहीं देती थी, उसका सिर दबाती, सिर में दर्द हो तो तेल मालिश करती। और यहाँ ससुराल में जब उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है तो भी उसे काम करना पड़ रहा है। पूजा ने जैसे तैसे पति नितेश और सासू माँ सुधा जी के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। नितेश का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। उसके बाद गैस स्टोव आदि साफ करके सब बर्तन समेट कर धोने के लिए सिंक में रख दिए। अभी पूजा खड़ी होकर यह सोच ही रही थी कि बर्तन अभी साफ कर दूं या बाद में करूं, पर अब तो बिल्कुल भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। बहुत चक्कर आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, बर्तन अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब थोड़ी तबीयत संभल जाएगी तो तब कर दूँगी। यह सोच पूजा फिर से रेस्ट करने अपने कमरे की ओर चल दी। ओ महारानी, कहाँ चली? वो झूठे बर्तन जो पड़े हैं उन्हें क्या तेरी माँ साफ करने आएगी? पूजा को उसके कमरे की ओर जाते देख सुधा जी दहाड़ते हुए बोली। पूजा बेचारी के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए और उसकी आंखों में पानी भर आया। पूजा वहीं खड़े खड़े सोचने लगी कि क्या माँ जी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? इन्हें मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आता। अब खड़ी रहेगी या जाकर बर्तन साफ करेगी? पूजा वापस किचन में चली गई और आंसू बहाते हुए बर्तन साफ करने लगी। बुखार और दर्द के कारण पूजा के पूरे शरीर में दर्द था और अब तो उसके पैरों में भी सूजन आ गई थी, मगर पूजा को बीमारी में भी आराम करने की परमिशन नहीं थी। बर्तन साफ करने के बाद पूजा ने थोड़ा कुछ खाकर अपने कमरे में जाकर दवाई ली। मन तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने का था, मगर सास के डर से नहीं लेट सकी। शाम तक पूजा काम में लगी रही, फिर रात का खाना बनाया, पूरा किचन साफ किया। यह सब काम करते करते रात के 10:30 बज चुके थे। रसोई से फ्री होकर पूजा जब अपने कमरे में गई तो नितेश तब तक सो चुका था। पूजा जाकर बिस्तर पर लेट गई, मगर उसे लेटकर भी चैन न था। उसके पैरों में बहुत दर्द था। कुछ दिनों से पूजा को यूरिन पास करने में दिक्कत होती थी, शायद यूरिन इन्फेक्शन था।
जिसके कारण उसे बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द और पैरों में दर्द की परेशानी थी। पूजा को बिस्तर पर लेटे लेटे 1 घंटा हो गया, मगर उसे नींद न आई। पैर और कमर दर्द से उसका बुरा हाल था। उसने धीरे से पति नितेश को कर्राते हुए आवाज़ लगाई और उससे कहा, नितेश सुनिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो मेरे पैरों में बहुत सूजन आ रही है और कमर में भी बहुत तेज़ दर्द है। नितेश ने झल्लाट में अपनी आंखें खोली और मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा और गुस्से में चिढ़कर बोला, रात के 11:30 बज रहे हैं पूजा, प्लीज़ यार सोने दो। मेरी लाइफ में ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो तुम ये बीमारी की और काम की शिकायतें शुरू कर देती हो। सुबह से शाम तक घर पर रहती हो, आराम ही तो करती हो। माँ बता रही थी कि आजकल तुम दोपहर में 2-3 घंटे सोती हो, फिर भी तुम्हें बीमारी है। और ये पैरों में सूजन वूजन सब वहम है। थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग वॉक किया करो, ये सब खाली बैठे रहने से होता है। अब सोने दो मुझे, कल मेरे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है जिसमें मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। तुम्हारा क्या है, तुम तो यहाँ दिन भर घर में आराम करोगे। यह कहते हुए नितेश ने कंबल मुंह तक खींच लिया और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस अंधेरे में इसके आंसुओं को कौन देखता। उसके आंसू आंखों में ही जज्ब हो गए। वह क्या बताती कि जिसे उसकी सास दोपहर की नींद कहती है, वह असल में छत पर पापड़ और अचार सुखाने की चिलचिलाती धूप वाली मेहनत होती है। नितेश को सच सुनना ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए माँ की कही प्रत्येक बात पत्थर की लकीर थी। पूजा ने चुपचाप एक दर्द निवारक गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल का दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होने वाला था। अगले दिन नितेश और पूजा की शादी की सालगिरह थी। नितेश और पूजा के विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे। नितेश ने सुबह उठते ही पूजा को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया, लेकिन उसके लहजे में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नाश्ते की टेबल पर नितेश की माँ सुधा देवी ने बड़े उत्साह से नितेश से कहा, नितेश बेटा, आज शाम की पार्टी की तुम चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने सब इंतजाम सोच लिया है, बस तुम समय पर आ जाना। आखिर मेरे बेटे और बहू की शादी की वर्षगांठ है। बेटा, इस सुंदर अवसर पर मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। नितेश ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ आप रहने दीजिए ना, मैंने आपसे कहा तो था कि हम बाहर होटल में डिनर के लिए जाएंगे। घर पर फालतू में आप और पूजा परेशान हो जाएंगे। सुधा देवी ने तुरंत बेटे को की बात काटते हुए कहा, अरे बाहर का खाना भी कोई खाना होता है। और फिर तेरी मौसी, मौसा, मामी, मामा, बुआ जी, फूफा जी सब आ रहे हैं। घर के खाने की बात ही अलग होती है, अलग स्वाद होता है। और तू चिंता मत कर, मैंने हलवाई को बोल दिया है, वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और सब संभाल लेगा। पूजा को तो बस तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करना है। मैंने इसे सुबह ही कह दिया है कि आज कोई काम न करे। पूजा रसोई घर में खड़ी चाय छान रही थी। सास का यह सफ़ेद झूठ सुनकर उसका हाथ काम गया और चाय की कुछ बूंदें स्लेब पर गिर गई। हलवाई? कौन सा हलवाई? सासू माँ ने तो सुबह ही उसे मेन्यू थमा दिया था। 50 लोगों के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, रायता और 3 तरह की मिठाइयाँ, और हिदायत दी थी कि खबरदार जो नितेश को कुछ भी बताया वो होटल से खाना मंगाने को कहेगा। और होटल से खाना मंगाने में पैसा ही तो बर्बाद होता है, जब तू है घर में खाना बनाने को। अरे हम घर की औरतें हैं, घर का पैसा बचाना हमारा धर्म है। पूजा बेचारी कुछ न बोल सकी। नितेश आश्वस्त होकर ऑफिस चला गया। उसने जाते जाते पूजा से कहा भी कि देखो माँ कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हलवाई बुक कर दिया ताकि तुम्हें आराम मिले, और तुम हो कि मौका मिलते ही बस उनकी शिकायतें करती रहती हो। और हाँ, आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो शाम को अच्छे से तैयार हो। मैंने जो वो नई साड़ी और नेकलेस लाया था वही पहनना शाम को। नितेश के ऑफिस चले जाने के पश्चात घर का दृश्य ही कुछ और था। सुधा देवी ड्राइंग रूम में सोफे पर पैर पसार कर टीवी का रिमोट हाथ में लेकर बैठ गई और पूजा को आदेश देने लगी। पूजा पर गुर्राते हुए बोली, ए लड़की, खड़ी क्या है? 10 बज गए हैं, चल अपने काम पर लग जा।
पहले मटर छील ले, और हाँ ध्यान रखना कि पनीर के टुकड़े एक ही साइज के कटे होने चाहिए, वरना तो सब रिश्तेदारों में मेरी नाक कट जाएगी। चल जल्दी जल्दी सब काम निपटा ले, फिर शाम को नितेश और मेहमानों के आने से पहले तुझे तैयार भी होना है, नहीं तो सब कहेंगे कि कैसी फुआड़ को लेकर आए हैं ब्याह कर, जिसे पहनने ओढ़ने का भी सलीका नहीं है। बेचारी पूजा ने बीमारी की हालत में ही अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और काम पर लग गई, एक अकेली जान, और वो भी बीमार। 50 लोगों का खाना उसे अकेली को बनाना था। पूजा को बहुत तेज रोना आ गया, मगर मिक्सर की आवाज़, कुकर की सीटियाँ और बर्तनों की खन खन के बीच पूजा की सिसकियाँ दब गई। उसके पैरों की सूजन अब और बढ़ गई थी। खड़े खड़े उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। सुधा देवी बीच बीच में रसोई के दरवाजे पर आकर पूरा जायजा लेती और 10 बातें पूजा को सुनाकर उस पर हुक्म चलाकर वापस जाकर टीवी देखने बैठ जाती है, और बैठे बैठे वहीं से निर्देश देना जारी रखती। पनीर के लिए काजू का पेस्ट थोड़ा दरदरा बनाना, मिठाई के लिए बारीक पीसना, और हाँ, गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी मत कर देना। बैठे बैठे पूजा को निर्देश देने के अतिरिक्त सुधा जी ने एक चम्मच भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखी थी। शाम के 7 बजते बजते पूजा की देह ऐसी तप गई कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह किसी भट्टी से निकले हो। पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने जैसे तैसे सारा खाना तैयार किया, ड्राइंग रूम साफ किया और फिर भागकर कमरे में गई, तैयार होने चली गई। जब मेहमान आने शुरू हुए तो पूजा सजी धजी खड़ी थी, मगर उसके चेहरे की थकान मेकअप की परतों के नीचे भी साफ झलक रही थी। नितेश भी ऑफिस से आ चुका था और मेहमानों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। तभी नितेश की बुआ जी ने कहा, अरे वाह सुधा भाभी, क्या खुशबू आ रही, लगता है आज तो शानदार दावत होने वाली है। सुधा देवी ने गर्व से सीना चौड़ा किया, अरे उर्मिला दीदी, बस आप लोगों के लिए खास मथुरा वाले महाराज जी को बुलवाया है। मैंने सोचा भले ही पैसे कितने भी लग जाते, मगर स्वाद में समझौता नहीं होना चाहिए। पूजा किचन में खड़ी ट्रे में चाय के कप रख रही थी। यह सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मेहनत, उसके दर्द, उसकी पीड़ा को सिरे से नकार कर सब कुछ उस मथुरा वाले महाराज के नाम हो गया हो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी नितेश पूजा के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, अरे पूजा, क्या बात है, तुम आज भी इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना था, तो फिर ये थकान कैसी? माँ ने कितने अच्छे से सब काम करवा दिया। नितेश गर्व से फूल रहा था। उसे अपनी माँ की मैनेजमेंट स्किल्स पर नाज हो रहा था। सभी मेहमानों को खाना खिला देने के पश्चात जब नितेश स्वयं खाना खा रहा था तो उसे पानी की ज़रूरत महसूस हुई। उसने देखा पानी का जग खाली था। उसने सोचा, लाओ मैं खुद ही किचन से पानी ले आता हूँ। पूजा तो मेहमानों के साथ व्यस्त होगी। वह रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही नितेश रसोई के दरवाजे पर पहुँचा, वह ठिठक गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में कोई हलवाई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। बर्तनों का पहाड़ सिंक में पड़ा हुआ था, फर्श पर आटा बिखरा हुआ था, और वहाँ एक छोटे से पटले पर पूजा बैठी हुई अपने नंगे पैरों को दबा रही थी, जो सूजकर हाथी के पाँव जैसे हो गए थे। उसके सामने एक थाली रखी थी जिसमें मेहमानों का बचा हुआ ठंडा हो चुका पुलाव और थोड़ी सी पनीर की ग्रेवी थी, और वह सूखी आंखों से यांत्रिक रूप से खाना मुंह में डाल रही थी। उसकी साड़ी, जिसे नितेश ने बहुत चाव से दिलवाया था, जगह जगह से पानी और हल्दी के दागों से खराब हो चुकी थी। नितेश ने नज़रें घुमाई। वहाँ कोई बड़े बर्तन नहीं थे जो कैटरिंग वाले लाते हैं। वही घर के पुराने पतीले और कढ़ाइयाँ थीं जो अब जले हुए और गंदे पड़े थे। यानी यह सारा खाना 50 लोगों का खाना पूजा ने अकेले बनाया था। तभी सुधा देवी वहाँ आ धमकी। उन्होंने नितेश को नहीं देखा, उनका ध्यान तो केवल पूजा पर था। वह आते ही गुस्से में कड़कते हुए बोली, अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर तू खाना ठूस रही है, पर नितेश की बुआ जी को खीर चाहिए।
वो कौन देगा? भुक्कड़ कहेगी। 2 पल की तसल्ली नहीं थी। अरे मेहमान चले जाते तब ठूंस लेती। और ये बर्तनों का ढेर कौन साफ करेगा? तेरी माँ या तेरा बाप? चल उठ, जल्दी जल्दी हाथ चला। कल सुबह काम वाली नहीं आएगी। मुझे किचन साफ चाहिए। ये सब बातें सुनते हुए नितेश की बुआ जी भी वहाँ आ गई और वह आश्चर्य के साथ कभी सुधा देवी की ओर तो कभी पूजा की ओर देख रही थी। नितेश जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, सकते कैसी हालत में था। वह सोच रहा था कि क्या ये वही माँ है जो बाहर कह रही थी कि मेरी बहू तो मेरी बेटी है। ये वही माँ थी जिसने कहा था खाना तो हलवाई बनाएगा, पूजा तो आराम करेगी। तभी नितेश दरवाजे के पीछे से निकला, जिसे देखकर सुधा देवी चौंक गई और सक पकाते हुए बोली, अरे नितेश बेटा, तू यहाँ पर है? अब तू ही देख ले कि ये पूजा कितनी कामचोर हो गई है। माँ बस रहने दो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मथुरा का हलवाई बुलाया है। नितेश की बुआ भी बोली, अरे भाभी, थोड़ी तो दया भाव अपनी फूल सी बहू के लिए रखा होता। देखो तो बहू के पाँव सूजकर कितने मोटे हो गए हैं। अरे सुधा भाभी, बहू भी किसी की बेटी है। भाभी, तुम्हारी बेटी नहीं है तो तुमने बहू को ही बेटी माना होता। तुम्हें पता है पूरी उम्र तुम ऐसे ही नहीं रहने वाले। कल तुम्हें और बुढ़ापा आएगा तो यही बहू तुम्हारी सेवा करेगी। तो क्या तब ये दिल से कर पाएगी तुम्हारी सेवा? भाभी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। तभी पूजा धीमी आवाज़ में बोली, नहीं नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हो। माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। माँ जी ने तो मुझे बोला भी था कि बहू हलवाई बुला दूँगी पूरा खाना बनाने के लिए, मगर मैंने ही मना कर दिया माँ जी से यह बोलकर कि माँ जी, मैं मेहमानों के लिए अपने हाथ से खाना बनाना चाहती हूँ। तभी नितेश बोला, बस पूजा, इतनी अच्छी मत बनो कि तुम्हारा जीना ही मुश्किल हो जाए। आज मुझे समझ आ गया कि तुम माँ के लिए जो कहती थी वो सच था, बस मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। और नितेश ने पूजा का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे उठाया, उसे सहारा देकर उसके कमरे में ले गया। बुआ जी पूजा के लिए थाली में खाना सजा कर लाई। जो बचा खाना सुधा जी ने पूजा को डांट कर फ्रिज में रखवा दिया था और उसे बोला था कि खुद मुंह में ठूसने मत बैठ जाना। थाली में सजा खाना देखकर पूजा की आंखें भर आई, क्योंकि जब से वह इस घर में आई थी उसे इस तरह से सजी हुई थाली में कभी खाना नहीं मिला। पीछे पीछे सुधा जी भी आ गई और पूजा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं सास होने के दंभ में भूल गई थी। मुझे लगा कि मैं सास हूँ और मैं बहू को रोब में रखूँगी तो ही मेरा सम्मान करेगी, पर मैं गलत थी। मैं तुम्हें बेटी मानकर प्यार देती तो तुम भी मुझे माँ मानकर प्यार और सम्मान देती। मुझे माफ़ कर दे बेटी। सास के मुख से ऐसी बातें सुनकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी और सुधा जी आगे बढ़कर उसे गले लगाकर चुप कराने लगे। आज पूजा को उसकी शादी की सालगिरह पर बहुत बड़ा उपहार मिल गया था। आज उसे उपहार स्वरूप ससुराल में माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।